नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमने आपके लिए एक नई सीरीज मध्य प्रदेश MPPSC प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस सीरीज को स्टार्ट किया था। इसमें हम आपके लिए डेली जो MPPSC ने जितने भी एग्जाम हेल्ड कराए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। साथ साथ एनालिसिस करेंगे कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अभी हम हाल ही में आयोजित नवंबर में ARO का पेपर हुआ था, उस पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं। कल हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था, आज हमारा इसका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि MPPSC में अधिकतर प्रश्न, लगभग 90% प्रश्न हमें रिपीटेड फॉर्म में मिलते हैं। केवल जो करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं वो हमें रिपीटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं। तो ये सीरीज उन सभी को डेडिकेटेड है जो MPPSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो चाहता है कि 2026 में MPPSC के द्वारा या तो वह असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर या MPPSC के द्वारा SDM DSP कोई सा भी पद हासिल करना चाहता है, उन सभी लोगों के लिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल हमने इसकी पहली क्लास देख ली थी, आज हमारी इसकी सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को पता है, कल हमने 25 प्रश्न को सॉल्व किया था। उसके आगे हम बात करेंगे 26 प्रश्न की। इसमें है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989 को निम्न में से किस वर्ष संशोधित किया गया। देखिए, अनुसूचित जाति व जनजाति के ऊपर जितने भी अत्याचार होते थे उन सभी अत्याचारों को रोकने के लिए मेनली 1989 में एक अधिनियम लेके आया गया था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989, जो कि जनवरी 1990 में हमारे यहाँ क्या होता है, लागू किया जाता है। उसके बाद लगभग उसमें 35 वर्ष हो चुके थे जिसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया गया था। लगभग 25 से 30 वर्ष हो चुके थे जिसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया था। उसके बाद 28वें वर्ष यानी 2018 में इसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी 17 अगस्त 2018 को, और इसमें कुछ नए अपराध जोड़े गए, जिन अपराधों में मेनली बोला गया है कि ST/SC महिलाओं पर हमला या यौन शोषण करना। नए अपराधों की एक नई सूची के अंतर्गत जूतों की माला पहनाना, जातिगत गाली देना, इन सभी को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। साथ ही में कुछ प्रावधान किए गए जिसमें कहा गया है कि जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है या बलात्कार जैसे मामलों में हमें उच्च राहत राशि भी क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि इसमें संशोधन कब हुआ है, 2018 में इसमें संशोधन हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश हटा दो तो सीधी सी बात है, उच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हम बात करते तो संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत, कौन सा अनुच्छेद 217 में मेनली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किए गए, जिसमें कहा गया है कि जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, और वह किसके परामर्श के साथ करेगा, तो राज्य के वो करेगा मेनली किसके द्वारा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वह मुख्य रूप से राज्य के राज्यपाल के साथ साथ जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, किसके द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वही सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन दोनों के परामर्श के द्वारा राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में किसकी नियुक्ति करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। अब मध्य प्रदेश के हम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव सचदेवा। कौन बने हैं, संजीव सचदेवा, जिन्होंने 17 जुलाई 2025 को, कब, 17 जुलाई 2025 को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी। और इन्हें शपथ किसने दिलाई थी, तो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा इन्हें शपथ प्रदान कराई गई थी। तो ये बातें आपको याद रखना है। अब आता है पारिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर है अर्जुन बर्मन। ये अर्जुन बर्मन मेनली जो मालवा का परमार वंश था, मालवा के परमार वंश से संबंधित थे। ठीक है, इनकी प्रशंसा के ऊपर पारिजात मंजरी नाटक लिखा गया था। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको MPPSC प्रीलिम टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ।
कोर्स के बारे में बता देता हूं कि 2026 का हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स लाइव कोर्स लॉन्च होने वाला है, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, यानी हमारा मंडे ऑनवर्ड्स यहाँ चालू हो जाएगा। तो आपको इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। केवल 99 में है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड एवं लाइव क्लासेस, ऑल टॉपिक्स की पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, हर वीकली मॉक टेस्ट आपको देने को मिलने वाला है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीएससी बाय डीसी सर को ज्वाइन कर लीजिए, या हमारे दिए गए नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि 999 में ज़्यादा महंगा नहीं है, 1 दिसंबर से है, और हम कोशिश करेंगे कि 75 डेज में ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। यानी मात्र 2.5 महीने में हम आपको यह कोर्स पूरा कंप्लीट करा देंगे, जिसमें डीसी सर का मार्गदर्शन, डीसी सर का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलने वाला है, और उसी के तहत आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत की पूर्वी भाग क्या कहलाता है। तो देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में क्या है, विस्तृत है। अब इस पर्वत श्रृंखला के 3 पार्ट हैं। देखिए यहाँ पर फैली हुई है नर्मदा नदी के दक्षिण में। इसके 3 भाग हैं। इसके पूर्वी भाग को कहा जाता है मेकाल पर्वत। क्या बोलते हैं, मेकाल पर्वत बोलते हैं। इसके मध्य वाले भाग को बोलते हैं महादेव पर्वत या महादेव श्रृंखला, और इस महादेव श्रृंखला के ऊपर ही आप सभी को पता है पचमढ़ी स्थित है। और इसका जो पश्चिम वाला हिस्सा है, इसे बोला जाता है राजपीपला श्रेणी। ये 3 भाग हैं। इससे बहुत बार प्रश्न भी आया है कि पूर्व से पश्चिम जमा दीजिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ जमा दीजिए। किस पर्वत श्रृंखला के ऊपर पचमढ़ी स्थित है, ये भी पूछा गया। राजपीपला श्रेणी कहाँ पर है, तो ये सभी आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पूर्वी भाग पूछा था, तो आपको मैप से समझ में आ गया मेघालय। अगला है राई नृत्य का संबंध है। तो देखिए, राई नृत्य मेनली बुंदेलखंड में किया जाता है, और जब भी कोई खुशी की बात होती है तो उस दौरान वहाँ पर राई नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड में। और यह केवल फाग से और केवल रबी फसल से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। फाग के मौसम में भी इससे किया जाता है, साथ साथ रबी फसल जब पक जाती है तो उस दौरान भी इस नृत्य को किया जाता है। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। मालवा पठार की जलवायु कैसी है। तो आप सभी को पता है मालवा पठार की जलवायु वह है उपोष्ण प्रकार की जलवायु, यानी ना तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही ज़्यादा क्या है, गर्मी पड़ती है। तो किस प्रकार की है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। और आपको पता है कि फयान द्वारा मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश की हम जलवायु की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसूनी प्रकार की जलवायु है, यानी कि हर 120 दिन में 100 से लेकर 120 दिन में यहाँ का मौसम चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ की जलवायु को क्या कहा जाता है, मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है। अब देखिए, वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे। अब हाल ही में भभूत सिंह क्यों चर्चा में आए कि भैया बीजेपी की यहाँ पर मीटिंग हुई, कहाँ पर, पचमढ़ी में, और पचमढ़ी के ही राजा कौन थे, राजा भभूत सिंह थे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम राजा भभूत सिंह की एक प्रतिमा को लगाएंगे, और प्रतिमा को इन्होंने लगाने की यहाँ पर बात की गई थी। उसके बाद से यह चर्चाओं में थे। तो राजा भभूत सिंह मुख्य रूप से गोंड जनजाति से संबंधित थे, और इनका शासन कहाँ पर चला था, पचमढ़ी में इनका शासन चला है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी, उसका लक्ष्य क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में बता देता हूँ। जुलाई 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। इसमें कौन पात्र थे, तो 18 से लेकर 29 वर्ष के सभी युवा इसके लिए पात्र थे। इसके तहत क्या किया जाता था, जो ITI पास है उनको 8,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता था हर महीने। जो डिप्लोमाधारी थे उनको 8,500 दिया जाता था, और जो स्नातक थे उनको कितना दिया जाता था, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये हर महीने दिया जाता था। तो ये 3 आपको याद रखना है, वर्ष भी याद रखना है। इसमें क्या होता था कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, और ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर है बी वाला, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण तथा स्टाइपेंड इसके तहत दिया जाता था। राय नृत्य किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता है राय नृत्य मेनली बुंदेलखंड में किया जाता है, और यहाँ की एक बेड़िया जनजाति है, और बेड़िया जनजाति के द्वारा ही राय नृत्य को किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जबलपुर में बाजना मठ का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा कराया गया था। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बाजना मठ कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। बाजना मठ एक प्रकार का आप सभी को याद होना चाहिए कि तांत्रिक मंदिर है। कौन सा मंदिर है, तांत्रिक मंदिर है।
और इस तांत्रिक मंदिर का किसने निर्माण कराया था? तो राजा संग्राम शाह ने कराया था, जो कि गोंड वंश से संबंधित थे। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्र वाक्य क्या है? तो देखिए, इसकी हम बात करते हैं तो सूत्र वाक्य है, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना। इसका क्या है? सूत्र वाक्य। अब देखिए 22 मई 2025 को भारत में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया गया था। इसमें कहा गया कि हम जनजातियों के लगभग 63,843 गांव और लगभग 5 करोड़ ट्राइबल सिटीजन्स को क्या करेंगे? हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे। यानी उसमें बोला गया कि हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे, मतलब उनको सड़कों से जोड़ेंगे, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेंगे और उनको हम क्या करेंगे? डेवलप्ड करेंगे। तो इन सब की बात की गई थी और इसका आपको याद रखना है कब लॉन्च हुई? 22 मई 2025 के दिन, और उसका मैंने आपको सूत्र वाक्य भी बता दिया। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं एमपीपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ कि तो बच्चों हमारे यहाँ 2 टेस्ट सीरीज चल रही हैं एमपीपीएससी की। एक एमपीपीएससी की यूनिट वाइज चल रही है, जिसमें हम टोटल 75 टेस्ट देंगे, 50 यूनिट वाइज और 25 एफएलटी। और एक हमारे यहाँ चल रही है एफएलटी टेस्ट सीरीज, जिसमें हम 50 आपको क्या देने वाले हैं? एफएलटी देने वाले हैं। ये एफएलटी की प्राइस आपकी रहने वाली है 199 और ये यूनिट वाइज की है 350 रुपये। तो देखिए अभी भी टाइम नहीं गया है, कोई ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे लाइव टेस्ट देते भी नहीं है। आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना लीजिए और शेड्यूल के हिसाब से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए। यहाँ टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप सभी को पता है कि नवंबर का भी करंट अफेयर मैंने शामिल किया है। तो जनवरी से लेकर नवंबर तक मध्य प्रदेश और भारत के दोनों के आपके करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में जो यूनिट 6 में डाटा अपडेट हुआ है वह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप सभी को पता है आप मैक्सिमम 25 टेस्ट देते हैं, तो अभी भी 25 टेस्ट टोटल बचे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि 25 टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो, जैसे 25 टेस्ट हमारे कब हो जाएंगे? 6/12 यानी 6 दिसंबर के। तो आप इन 25 टेस्ट की वो निकाल लीजिए पीडीएफ, और पीडीएफ को आप डेली सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और सॉल्व करके देखिए कि मैं कहाँ पर लाइक कर रहा हूँ, क्या मैं 70 नंबर ला पा रहा हूँ या 80 नंबर ला पा रहा हूँ। और अपने आप को 85 प्लस नंबर लाने की कोशिश कराइएगा। जिसके 85 प्लस आ रहे होंगे वो और मेहनत करें कि 90 पर जाए, क्योंकि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं। जो 70-80 के बीच में चल रहे हैं उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर भी हमने शामिल किए हैं, साथ में जैसे डाटा आ रहा है आजकल उन सभी की बात हमने करी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के चारों ओर कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आपका यूपी है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर महाराष्ट्र है। इस प्रकार कितने हैं? हमारे यहाँ टोटल 5 राज्य हैं। छत्तीसगढ़ आप सभी को पता है 7 राज्यों की सीमा लगती है। महाराष्ट्र से अब 10 राज्यों की लगने लगी, 10 जिलों की लगने लगी जब से क्या बना है? पांडुरना एक नया जिला बन गया। गुजरात की सीमा 2 से, राजस्थान की 10 से और यूपी की आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने जिलों के साथ सीमा बनती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है हमारा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, बिल्कुल सही है। इस संयंत्र की 4 इकाइयां पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी है, बिल्कुल सही है। सोहागपुर क्षेत्र से इसमें कोयला आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है सभी 1, 2, 3। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र आप सभी को याद होना चाहिए कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर पानी का सोर्स है जोहिला नदी, और अपना कोयले का सोर्स क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है सोहागपुर कोयला क्षेत्र क्या है इससे संबंधित। अब देखिए कितना डीप में आजकल प्रश्न पूछने लगे हैं, तो जो हमारा कोर्स लॉन्च होगा उसमें इतने ही डीप में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी? तो आप सभी को पता है वोलेटाइल मेमोरी ऐसी होती है जो लाइट जाने पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, या वो मेमोरी मिट जाती है या डिलीट हो जाती है, उसे बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। और आप सभी को पता है वोलेटाइल मेमोरी का एक ही एग्जाम्पल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2017 में। भारतमाला परियोजना मेनली चलाई गई थी सड़कों के डेवलपमेंट के लिए, कि भारत के बड़े बड़े शहरों को हम कैसे कनेक्ट करेंगे
एक स्पेशल सड़कों से कनेक्ट करेंगे, हाई स्पीड सड़क से कनेक्ट करेंगे, उनके लिए भारत सरकार ने 2017 में भारत माला परियोजना जारी की गई थी। इसको कौन अनुमोदित करता है? तो भारत का सड़क मंत्रालय करता है। और इसके निर्माण कार्य कौन करता है? तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाकवि ईसुरी का संबंध किससे था? आप सभी को पता है, बुंदेलखंड से। मालवा के अंतिम परमार शासक मलकदेव किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया था? तो आप सभी को पता है, मलकदेव पर किसने आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और उनको ही अलाउद्दीन खिलजी ने ही मलकदेव को पराजित कर कर यहाँ पर खिलजी वंश की नींव डाली थी। और मलकदेव कौन थे? आखिरी परमार शासक थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित PM जनमन योजना का उद्देश्य राज्य के किन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सड़क संपर्क प्रदान करना है? तो PM जनमन योजना है, जिसके तहत जो भारत की अति पिछड़ी जनजाति, लगभग 75 अति पिछड़ी जनजातियों का डेवलपमेंट की बात की गई, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 अति पिछड़ी जनजाति बेगा, भारिया और सहरिया को भी शामिल किया गया और इनके गाँवों को सड़क से कनेक्ट करने की बात की गई। बुंदेलखंड की रहस परंपरा का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रहस परंपरा है वह कृष्ण भगवान से संबंधित है। उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया था? तो आप सभी को याद होना चाहिए, रघुवंश प्रताप सिंह के द्वारा। 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित की गई थी? तो आपको याद रखना है, 24 और 25 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं एक और बार बता देता हूँ, लाइव बैच 1 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा और 1 दिसंबर से लेके हम 15 फरवरी का टारगेट लेके चलेंगे। याद रखिएगा, हम 30 जनवरी तक भी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको केवल इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कोई भी इंक्वायरी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। और जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर हमने आपको याद कराने की कोशिश की थी, वैसा ही हम याद इस बार भी आपको कराने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इससे दूर मत होइएगा, इसे जरूर ज्वाइन कर ले। जिनको MPPSC 2026 में सिलेक्शन चाहिए वो जरूर इस कोर्स से जुड़ेंगे। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है 46। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि हम भारत के अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। फिर निम्न में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए घटती व स्थिर जनसंख्या। यानी या तो उनकी जनसंख्या कांस्टेंट है या उनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? कमजोर जनजातीय समूह मुख्य रूप से मानते हैं। फिर देखिए 49वें प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर SDG दे रखे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और उसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और पूछा ये किससे संबंधित है। तो देखिए पहला सेकंड वाला जो गोल है वह स्वास्थ्य पंचायत से संबंधित है, तो फर्स्ट का 4th हो गया, तो एक ही में मिल रहा है, तो इसका आंसर डी हो गया। थीम 3 की हम बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? बाल हितैषी पंचायत से संबंधित है। थीम 5 की बात करते हैं, स्वच्छता व हरित पंचायत से संबंधित है। थीम 7 की बात करते हैं, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतों की यहाँ पर बात की जाती है। तो ये SDG है जो पंचायत स्तर के हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की GIDP में तृतीय क्षेत्र में किस उपक्षेत्र का योगदान 2024-25 में सर्वोच्च था? तो इसका राइट आंसर है व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। इसका मैंने आपको हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाया था। उस आर्थिक सर्वेक्षण के 3 क्लास में से ये प्रश्न आपको देखने को मिला था और ये 25 नवंबर के दिन आयोजित हुआ था ये वाला एग्जाम। तो अपन ने उससे पहले ही पढ़ाया था, कभी कोई भी बच्चा पढ़ के चला जाता तो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो देखिए हमारे YouTube चैनल पे जो भी पढ़ाया जा रहा है वह बिल्कुल सटीक पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है। बस आपको हमारे ऊपर विश्वास कर कर हमारे साथ चलना है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। उसके लिए आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर देके जाना है कि राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।